हाय एवरीवन, सो टुडे विल स्टार्ट विद टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनोफॉस्फेट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एग्ज़ाम्स में ये हर ऑल्टरनेट ईयर में आता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, पहली तीन उसे हम ओके से याद कर सकते हैं। ओ से ऑर्गेनोफॉस्फेट और ओडोर। ओडोर कैसा आता है? केरोसिन स्मेल जैसा। और के से एक और चीज़ है कि अगर कई बार पोटेशियम हो तो गार्लिक ऑडर आता है। ठीक है, तो केरोसिन स्मेल नॉर्मली होती है, पोटेशियम की वजह से गार्लिक ओडोर आता है। वी कैन रिमेंबर इट बाय OKG। मोड ऑफ एक्शन क्या आता है? ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होते हैं, जिन्हें हम अच्छे एंजाइम बोलते हैं, उनको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें बढ़ जाएगी। तो कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम आता है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन मस्करिनिक निकोटिनिक दोनों पे एक्ट करेगा, ज़्यादा एक्ट करेगा तो पैरासिम्पथोमाइमेटिक एक्शंस आएंगे। तो जो पॉइजनिंग सिंड्रोम है, तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक तो अक्यूट, जिसे टाइप 1 बोलते हैं, फिर इंटरमीडिएट जिसे टाइप 2 बोलते हैं, फिर डीलेट जिसे टाइप 3 बोलते हैं। अक्यूट में क्लिनिकल फीचर्स मस्करिनिक और निकोटिनिक की वजह से आते हैं। मस्करिनिक रिसेप्टर्स की वजह से आते हैं डम्बल्स। डी से डायरिया, यू से यूरिनेशन बढ़ जाती है, एम से मियोसिस, बी से ब्रोंकोस्पाज्म, बी से ब्रेडिकार्डिया, ई से इमेसिस, एल से लेक्रीमेशन, फिर एल से लेथार्जी और एस से सेल्यूएशन। फिर निकोटिनिक से शुरू में फेसिकुलेशंस आती है, फिर पैरालिसिस होती है, फिर जब रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस होती है इट लीड टू डेथ। तो डम्बल्स में जो एल था लेक्रीमेशन, तो इन टीयर्स में पोरफायरिन सिक्रीट होता है, तो इसलिए इन टीयर्स को रेड टीयर्स बोला जाता है। तो ये था टाइप 1। टाइप 2 आती है 1 से 4 दिन के बाद। इसमें क्या होता है? मसल पैरालिसिस। इसमें नेक और प्रॉक्सिमल मसल की पैरालिसिस होती है। डीलेड वाली या टाइप 3 1 से 4 हफ्ते बाद आती है। इसमें क्या होता है? डिस्टल मसल की पैरालिसिस होती है और साथ में पॉलीन्यूरोपैथी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? OPIDPN, जो कि क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट इंड्यूस्ड डीलेड पॉलीन्यूरोपैथी। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? सुसाइड इज़ वेरी कॉमन और एक्सीडेंटल भी हो सकता है। डायग्नोसिस हम हिस्ट्री के बेस पे करते हैं, क्लिनिकल फीचर के बेस पे। इन्वेस्टिगेशन हम एंजाइम का ऐसे कर सकते हैं। दो एंजाइम का करते हैं, तो ट्रू कोलिनेस्टेरेस या फिर RBC कोलिनेस्टेरेस जिसको बोलते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अगर ये नॉर्मल अमाउंट से 25% कम है तो इसको बोलते हैं हम माइल्ड। और अगर 20 to 10% कम है तो मॉडरेट, अगर 10% से कम है तो सीवियर। दूसरा होता है सूडोप्लाज्मा या ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेस। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले स्टेबलाइजेशन करेंगे, ABC मेंटेन करेंगे, फिर डीकंटामिनेशन करेंगे। अगर ओरल पॉइजनिंग है तो गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, स्किन से है तो स्किन को वॉश करेंगे, इनहेलेशनल है तो फ्रेश ऑक्सीजन देंगे। एंटीडोट क्या है? एट्रोपिन सल्फेट या ऑक्साइम। एट्रोपिन सल्फेट 2 to 4 मिलीग्राम IV देते हैं और हर 10-15 मिनट बाद रिपीट करते हैं जब तक साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन नहीं आते, मतलब डम्बल्स का अपोजिट हो जाता है। तो 2 to 4 mg IV। ऑक्साइम्स हम एज सुन एज पॉसिबल देते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद इसकी एजिंग हो जाती है तो ये काम नहीं करता। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्नेक्स। तो स्नेक्स में स्नेक की स्टडी को फियोलॉजी बोलते हैं। स्नेक में क्वेश्चन आता है हमारा वेनमस और नॉन वेनमस में डिफरेंस। तो पहले हम देखते हैं वेनमस और पॉइजनस में क्या डिफरेंस होता है। अगर स्नेक ने बाइट किया और मैन में सिम्टम्स आए तो वेनमस, अगर मैन ने खाया और फिर सिम्टम्स आए तो पॉइजनस। तो इसमें हम आते हैं वेनमस और नॉन वेनमस में। जो वेनमस है उसके जो हेड स्केल है वो स्मॉलर होते हैं। दो एक्सेप्शन है, कोबरा का थर्ड सुप्रालेबियल बड़ा होता है और आई को टच करता है। क्रेट का फोर्थ इंफ्रालेबियल बड़ा होता है। ठीक है, बेली स्केल्स वेनमस में लार्ज होते हैं और पूरी ब्रेथ को कवर करते हैं। वेनमस की टेल कंप्रेस्ड होती है, नॉन वेनमस की राउंडेड होती है। वेनमस के माउथ में 2 फैंग्स होते हैं, नॉन वेनमस में मल्टीपल स्मॉल टीथ होते हैं। वेनमस जब बाइट करता है तो 2 पंक्टेट मार्क आते हैं, नॉन वेनमस में मल्टीपल मार्क्स आते हैं। वेनमस मोस्टली नॉकटर्नल होता है और नॉन वेनमस डायर्नल होता है।
तो इससे पहले हम देखते हैं जो स्नेक बाइट है 70% केसेस में वो नॉन वेनमस होती है, और जो 30% वेनमस होती है उनमें से 20% ड्राई बाइट होती है। सिर्फ 10% में ही ऑफीटॉक्सीमिया होता है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है स्नेक बाइट का वो फ्राइट होता है, तो इसलिए हमें रीअश्योर करना है कि सिर्फ 10% ही जो वेनम है बॉडी में जाता है, 10% बाइट्स में। और लोकल सिम्टम्स क्या आते हैं, पेन, स्वेलिंग और ब्लिस्टर। तो जो स्नेक है इसकी 3 क्लासेस होती हैं, इलेपिडे, वाइपरिडे और हाइड्रोफिडे। इलेपिडे आर न्यूरोटॉक्सिन, वाइपरिडे आर हीमोटॉक्सिन, हाइड्रोफिडे आर मायोटॉक्सिन। इलेपिडी में कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन कोबरा और क्रेट आता है। वाइपरिडी में वाइपर्स आते हैं, और हाइड्रोफिडी में सी स्नेक आता है। तो जो ये कॉमन कोबरा, रूसेल वाइपर, सी स्नेक और क्रेट है, इन चारों को बिग फोर बोला जाता है। और इनके अगेंस्ट ही इंडियन पॉलीवेलेंट स्नेक वेनम बनाया गया है, जिसे आईवी देते हैं 1 to 2 ml पर मिनट। 10 वायल्स देते हैं सभी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और सेक्स। अगर एलर्जी होती है तो एसेप एड्रेनलिन दे देते हैं। ठीक है। जो ये कॉमन कोबरा है, कॉमन कोबरा की एक्सपेंडेड हुड पे स्पेक्टिकल मार्क होता है। और जो क्रेट है ये डार्क जेट ब्लैक होता है। जो क्रेट की बाइट है ये अकल्ट होते हैं, मतलब दिखती नहीं है, और इसमें एब्डोमिनल पेन भी होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन है तो सारे वो वाले सिम्टम्स आएंगे। टोसिस आएगा, पहले आई से शुरू करेंगे तो टोसिस और डिप्लोपिया, फिर डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, डिस्फोनिया, डिस्निया और डिसेंडिंग पैरालिसिस। तो डायग्नोसिस जो ये डिस्निया का है हम सिंगल ब्रेथ काउंट से करते हैं। तो हर 15 मिनट में हम करते हैं कि एक ब्रेथ में वो कितने लेटर, मतलब कितने लेटर्स बोल पा रहा है। और अगर हर 15 मिनट बाद वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब उसको डिस्निया ज़्यादा हो रहा है। ट्रीटमेंट सब में एंटीस्टेक वेनम देंगे, लेकिन न्यूरोटॉक्सिन में साथ में एट्रोपिन और नियोस्टिगमिन देंगे और वेंटिलेशन भी देंगे। जो वाइपर है, जो रूसेल वाइपर है, इसके डॉर्सम पे डायमंड शेप मार्क होता है। रूसेल वाइपर एक ऐसा स्नेक है जो जब बाइट करता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और वहाँ पे नेक्रोसिस भी होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि हीमोटॉक्सिन है। तो ये डीआईसी करता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, जिसकी वजह से एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग गम्स, हिमाटोमेसिस, हिमोप्टिसिस होता है। इसकी ट्रीटमेंट में हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देते हैं साथ में, और इसकी डायग्नोसिस में हम 20 WBCT विच इज़ 20 होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट करते हैं। मतलब हम हर 20 मिनट में पूरे ब्लड का क्लोटिंग टेस्ट देखेंगे कि कितना टाइम है। हाइड्रोफिडी में सी स्नेक है, इसकी फ्लैट टेल होती है। तो ये क्या करता है, मायोटॉक्सिन है, तो इसकी वजह से मायोग्लोबिनीमिया और मायोग्लोबिन्यूरिया और रीनल फेलियर होता है। सो दिस वाज अबाउट स्नेक्स। अब हम आते हैं टॉक्सिन्स पे। तो सबसे पहले है कार्बोलिक एसिड या फिर फिनोल। तो इससे पहले स्नेक बाइट का ही, तो जो स्नेक बाइट है इसकी फर्स्ट एड क्या होती है, सबसे कैरी द पेशेंट, उसको चलने नहीं देना, कोई भी लाइगेशन सक्शन नहीं करना या कोटराइजेशन नहीं करना, कॉफ़ी अल्कोहल नहीं देना, रीअश्योर करना है, इमोबिलाइज करना है लिम्ब को, और हॉस्पिटल लेकर जाना है। प्रेशर इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइट नहीं करना। जितना हम प्रेशर लगाएंगे उससे लिम्फेटिक ब्लॉक हो जाएगा और वेनम ट्रांसमिट नहीं होगा। वाइपर में कभी भी नहीं करते हम प्रेशर इमोबिलाइजेशन, क्योंकि नेक्रोसिस हो जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कोरोसिव्स। तो कोरोसिव्स में एसिड और एल्कली आता है। एसिड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस करते हैं, एल्कली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस करते हैं। एल्कली ज़्यादा डेंजरस होता है, और जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये दोनों तरह की नेक्रोसिस कराता है। तो कोरोसिव से पहले जो हमारे पॉइजन्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, वी रिमेंबर इट बाय सिनकैम। सी से कोरोसिव जिसमें ये एसिड एल्कली आ गए। आई से इरिटेंट जिसमें प्लांट, एनिमल, मेटल, नॉन मेटल आ गए। और फिर एन से न्यूरोटॉक्सिन, सी से कार्डियोटॉक्सिन, ए से एस्फिक्सिएंट और एम से मिसलेनियस। तो कार्बोलिक एसिड से शुरू करते हैं। यूज़ क्या होता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक। कलरलेस होता है लेकिन एयर के कांटेक्ट में आके पिंक हो जाता है। डेरिवेटिव्स होते हैं इसके क्रीजोल या लाइसोल। हॉस्पिटल ओडोर आता है। इसकी पॉइजनिंग एक्यूट हो सकते हैं, क्रॉनिक हो सकते हैं।
एक्यूट पॉइजनिंग को कार्बोलिज्म बोलते हैं, क्रॉनिक पॉइजनिंग को फिनोलिक मरासमस बोलते हैं। तो अगर स्किन पे ये गिरता है तो पेनलेस बर्न और वाइट स्कार होता है, लेकिन अगर इसकी ओरल इंजेक्शन होती है तो बर्निंग पेन होता है, फिर सेंसरी नर्व डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो सिर्फ टिंगलिंग और नमनेस रह जाती है और इसकी वजह से वॉमिटिंग डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो हो गया ओरल जीआईटी में क्या हुआ। अब सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगी, लिवर में जाएगा, मेटाबोलाइज होकर हाइड्रोक्विनोन बनाएगा जो कि डिपॉजिट हो जाता है सीसीएस में, कॉर्निया कार्टिलेज स्किन में ब्लैक कलर देता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्रोनोसिस। किडनी से ये सिक्रीट होगा तो कार्बोल्यूरिया करवाएगा जो कि एयर के कांटेक्ट में आके ग्रीन हो जाएगा और किडनी में ये रीनल फेलियर भी करवा सकता है। तो ये हो गया हमारा स्किन और ओरल। फिर सीएनएस मैनिफेस्टेशन में स्टार्टिंग में कन्वल्जन्स होता है, फिर ये डिप्रेसेंट हो जाते हैं। सीवीएस में ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं। डायग्नोसिस हम इन्हीं सब चीज़ों के बेस पे करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले स्किन और बर्न्स का रैपिड डिकंटामिनेशन करेंगे बाय लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या वाटर। गैस्ट्रिक लवाज करते हैं विद ऑलिव ऑयल और हीमोडायलिसिस करते हैं। देन ऑटोप्सी में लेदरी वाइट स्टमक म्यूकोजा हमें दिखती है। उसके बाद है दतुरा। तो दतुरा एक डिलीरियंट है, मतलब डिलीरियम कोज करता है। तो जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन दतुरा एंड चिली सीड्स। तो इसके हमें 6 पॉइंट याद करने हैं। तो सबसे पहले है कलर में दतुरा इज़ ब्राउन, चिली इज़ येलो। शेप, दतुरा इज़ किडनी शेप, चिली इज़ राउंड। फिर है कंसिस्टेंसी, दतुरा की थिक है, चिल्ली की थिन है। सरफेस पे दतुरा में डिप्रेशन है, चिल्ली वाला स्मूथ है। ओडोर, चिल्ली में पंजेंट ओडोर है। एम्ब्रियो दतुरा का कर्व्ड आउटवर्ड्स और चिल्ली का इनवर्ड्स। तो दतुरा का हर एक पार्ट टॉक्सिक होता है। इसके फ्रूट में स्पाइक्स होते हैं, इसलिए इसके थॉर्न एप्पल बोलते हैं। और फिर फेटल डोज क्या होता है इसका 100 to 125 सीड्स। एक्टिव कंपोनेंट इज हायोसिन और एट्रोपिन। तो ये एंटी कोलिनर्जिक होता है, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेट वाले से बिल्कुल उल्टे आएंगे। और साथ में ड्रंकन गेट होता है, मटरिंग डिलीरियम होता है, कुछ भी बोलते हैं लोग। और कार्फोलोजिया में क्या आता है हेलुसिनेशन विद पर्पसलेस मूवमेंट। हम मिडियाटिक टेस्ट करते हैं, तो पेशेंट के यूरिन को रेबिट की आई में डालेंगे तो उसकी आई डाइलेट हो जाएंगी। ट्रीटमेंट में गैस्ट्रिक लवाज है, एट्रोपिन का एंटीडोट फीजोस्टिगमीन है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ऑटोप्सी में क्या आता है कि दतूरा रेजिस्ट प्यूट्रीफेक्शन। तो ये डिकम्पोज बॉडी में मिलता है और जो ऑर्गन्स है वो कंजेस्टेड होंगे। एमएलआई क्या है, जो दतूरा है ये एज अ स्टुपिफाइंग एजेंट यूज़ होता है, रेलवे रोड साइड पॉइजन में यूज़ होता है। और डिलीरियम, अगर इंसान को डिलीरियम है और उसने कोई क्राइम कर दिया तो पनिशमेंट नहीं होगी। तो 85 आईपीसी में आता है हमारा इनवॉलेंट्री ड्रंकननेस। 328 आईपीसी में आता है पनिशमेंट फॉर एडमिनिस्टरिंग पॉइजन। फिर ये एक एफ्रोडिसियाक है, मतलब ये लिबिडो इंक्रीज करने में काम करता है। सो इट इज़ यूज्ड एज अ लव फिल्टर। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इज़ कॉमन और इससे जो प्यूपिल आता है उसको बोलते हैं कॉर्न पिकर्स प्यूपिल, क्योंकि जो कॉर्न के मतलब वो होता है हार्वेस्टिंग साइट्स, वहाँ पे दतूरा भी काफ़ी कॉमनली मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा मिथेनॉल क्या है, इनेब्रिएंट वो होता है जो इंटॉक्सिकेशन करता है। इसको वुड अल्कोहल या इलिसिट अल्कोहल बोलते हैं। इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हुज ट्रेजेडी, मतलब एक टाइम पे अगर बहुत सारे इंसानों को कोई ट्रेजेडी हो जाए। क्लिनिकल फीचर में एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग है। आई में रेटाइनल एडीमा, स्नोफिल्ड विजन और ऑप्टिक न्यूराइटिस, अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ट्रीटमेंट सबसे पहले स्टेबलाइज करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। इसका एंटीडोट क्या होता है फोमेपिजोल। आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए फोलिनिक एसिड और हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट हमारा स्ट्रिक्नीन। तो स्ट्रिक्नीन क्या, स्पाइनल पॉइजन, ये एक्साइटेटरी स्पाइनल पॉइजन है। इनिबिटरी कौन सा होता है, जलसीमियम। तो जो स्ट्रिक्नीन है इसके सीड्स लुक लाइक आरबीसी, डिस शेप्ड होते हैं, ऑडोरलेस और बिटर होते हैं। इसे डॉग्स बटन बोलते हैं क्योंकि स्ट्रे डॉग्स को मारने में यूज़ किया जाता था। इंटेक्ट सीड नॉन टॉक्सिक होता है लेकिन क्रस्ट बहुत फेटल होता है।
इसका एक्टिव कंपोनेंट है स्ट्रिक्नाइन और ब्रूसीन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिटरी कंट्रोल को इनहिबिट करता है, मतलब रेंशो सेल को इनहिबिट करता है, ग्लाइसिन की रिलीज को इनहिबिट करता है। तो एक हाइपर एक्साइटेटरी स्टेट आ जाता है जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, शुरू में कन्वल्सिव फेस आएगा, फिर रिलैक्स्ड फेस आएगा। इनिशियली रिलैक्स फेस की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है जो कि धीरे धीरे कम होती रहती है। अल्टीमेटली 5-6 फेस के बाद स्टेटस एपिलेप्टिकस का स्टेज आ जाता है जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर होकर डेथ हो जाती है। इसमें राइजस सार्डोनिकस होता है, मतलब जो लॉक हो जाता है। टोनस में 3 तरह की टोन होती है, ऑफिस्थोटोनस, एम्प्रोस्थोनस, प्लूरोस्थोनस। ऑफिस्थोटोनस में बैकवर्ड आर्किंग होती है, एम्प्रोस्थोनस में फॉरवर्ड आर्किंग होती है, प्लूरोस्थोनस में लेटरल आर्किंग होती है। ट्रीटमेंट सबसे पहले तो कंट्रोल सीजर, उसके लिए डार्क आइसोलेटेड रूम में रखते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन, फीमोफार्बिटोन कुछ भी दे सकते हैं। गैस्ट्रिक लवाज कभी नहीं करते क्योंकि वो सीजर्स को सिमुलेट कर सकता है। बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में राइगर स्टार्ट एंड डिसअपियर अर्ली, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी दिखती है एंड इट रेजिस्ट प्यूट्रीफेक्शन। क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्नीन एंड टेटनस पॉइजनिंग, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग एंड टेटनस। तो स्ट्रिक्नीन में देर विल बी हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंजरी होगी। ऑनसेट स्ट्रिक्नीन का सडन होता है, टेटनस का ग्रेजुअल होता है। जो मतलब इन्वॉल्वमेंट है स्ट्रिक्नीन में सभी मसल्स की एक टाइम पे होती है, और जो टेटनस है उसमें सिक्वेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती है। जो मसल्स है स्ट्रिक्नीन में बीच में रिलैक्स होते हैं, टेटनस में स्टिफ रहते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में स्ट्रिक्नीन मिलेगा और उसमें बैक्टीरिया मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्करी, इसका क्विकसिल्वर या लिक्विड मेटल बोलते हैं। तो इसकी भी अगर क्रॉनिक पॉइजनिंग हो तो उसे हाइड्राकायरन बोलते हैं। मर्करी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, जैसे फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंट पाउडर, थर्मोमीटर, डेंटल अमलगम। तो इसकी जो टॉक्सिक फॉर्म है ये 3 तरह की होती है, एलिमेंटल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो एलिमेंटल है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। ऑर्गेनिक में आता है हमारा मिथाइल मर्क्यूरी, इथाइल मर्क्यूरी एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक में आता है मर्क्यूरिक सोल्स और मर्क्यूरस सोल्स। ऑर्गेनिक वाला टॉक्सिक होता है ज़्यादा इनऑर्गेनिक से, और इनऑर्गेनिक में मर्क्यूरिक वाला ज़्यादा टॉक्सिक होता है मर्क्यूरस से। अब इनऑर्गेनिक से अगर हम शुरू करें तो इनऑर्गेनिक में अगर आईवी पॉइजनिंग होती है उसको बोलते हैं मर्क्यूरियलिज्म। तो इसमें लंग्स में ग्रेन्युलोमा बन जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, डिस्नी और फीवर हो सकता है। लेकिन अगर इनहेलेशनल मोड से जाए तो ये इसके जो वेपर्स हैं वो इंटीरियर लेंस कैप्सूल में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इसको मर्क्यूरिया लेंटिस बोलते हैं। इसमें फीवर, डिस्निया और स्किन रैश दिखती है। जो लेंस कैप्सूल में वेपर्स जा रहे हैं ये बाइलेटरली जाते हैं, विजन नॉर्मल रहता है, लेकिन स्लिट लैम्प पे माइल्ड ब्राउन रिफ्लेक्स आता है। तो ये था इनऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक के बाद जो ऑर्गेनिक मर्क्यूरी है, इससे इसकी क्रॉनिक कंजप्शन, मतलब अगर फ़िश की कंजप्शन से होता है मीना मटर डिसीज़, या फिर इट कैन ऑल्सो कोज हंटर रुसेल सिंड्रोम। तो इनमें क्या होता है, देयर इज़ अटेक्सिया, ट्रेमर, स्पीच, विजन, हियरिंग डिस्टर्बेंसेस। अगर मर्क्यूरिक सोल्ट की पॉइजनिंग होती है इसको बोलते हैं एरिदिज्म, और अगर मर्क्यूरस की होती है इसको बोलते हैं एक्रोडाइनिया। एरिदिज्म में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम आते हैं, ट्रेमर्स और ये ऊपर वाले सारे। एक्रोडाइनिया में पीपीपी से हम याद रखते हैं, पेनफुल पेरिफेरलीज, पीलिंग ऑफ स्किन, और इसको बोलते हैं पिंक डिसीज़। इट रिजेंबल कावासाकी डिसीज़। तो अभी तक हमने क्या देखा, मर्क्यूरी की क्रॉनिक हाइड्रागैरम क्या होता है, किधर किधर यूज़ होता है, 3 टॉक्सिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक में मर्क्यूलिज्म और मर्क्यूरियलेंटिस, ऑर्गेनिक में मीनामाटा और हंटरुसल, मर्क्यूरिक से एरिदिज्म, मर्क्यूरस से एक्रोडाइनिया। तो जो क्रॉनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग है इसके हम सिम्टम्स को याद रखते हैं बाय मेटालिक मर्क्यूरी। एम से मीनामाटा, ई से एरिदिज्म, टी से ट्रेमर, जैसे कि ग्लास ब्लोअर्स ट्रेमर बोलते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में देखे जाते हैं। ए से एक्रोडाइनिया, एल से लेंटिस, मर्करी लेंटिस, दूसरे एल से ब्लू लाइन गम्स, ये लेड, आयरन और कॉपर तीनों में दिखती है, मतलब इन चारों में दिखती है।
आई से इंसोम्निया, सी से कोलाइटिस, एच से हंटर रुसल और जी से ग्रे स्टमक म्यूकोसा। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट, इसका चिलेटिंग एजेंट होता है बाल, एंड दिस बाल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑर्गेनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग. सो दिस वाज अबाउट मर्क्यूरी. नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फिन. तो मॉर्फिन की करेक्टरिस्टिक हम या ये जो करता है उसको हम याद रखते हैं मॉर्फिन से. एम से मियोसिस और इसमें मार्केस टेस्ट करते हैं. ओ से ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, आर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फी से फिजिकल डिपेंडेंस पेन रिलीफ, एच से हाइपोथर्मिया हिस्टामिन रिलीज, आई से इंक्रीज्ड आईसीटी इन फ्रीक्वेंसी इन जीआईटी मोटिलिटी, एन से नालोक्सोन एंटीडोट है, ई से इमेसिस यूफोरिया, एस से सिडेशन. So doing it again, M से meiosis Marcus test, O से orthostatic hypotension, R से respiratory depression, P से physical dependence pain relief, H से hypothermia histamine release, I से increased ICT in frequency in GIT, N से naloxone, E से emesis euphoria, S से sedation. ट्रीटमेंट क्या आता है इस पॉइजनिंग की? पहले तो स्टेबलाइज, फिर गैस्ट्रिक लवाज. तो गैस्ट्रिक लवाज हम अगर पेशेंट ने पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया तो भी हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, क्योंकि इसमें एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन होती है. और एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन बार्बिचुरेट्स में भी होती है. और गैस्ट्रिक लवाज हम KMNO4 से करते हैं. फिनोल में हमने किससे किया था? ऑलिव ऑयल से. तो गिव एंटीडोट्स लाइक नालोक्सोन, जैसे हमने किया. IV देते हैं, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है और रिपीटेड डोज भी देने पड़ सकते हैं. टॉलरेंस में क्या है कि मॉर्फिन टॉलरेंस फिनोमिना शो करता है कि सिम्टम्स आने के लिए डोज बढ़ाना पड़ता है. इसको बोलते हैं मॉर्फिनोमैनिया और मॉर्फिनिज्म. विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? सारा उल्टा होगा, जो भी हमने मॉर्फिन्स पढ़ा उसका उल्टा. और इंक्रीज यॉर्निंग, इंक्रीज सिक्रीशंस. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट मॉर्फिन. नेक्स्ट है आर्सेनिक. आर्सेनिक को बोला जाता है इनहेरिटेंस पॉइजन या इनहेरिटेंस पाउडर, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर्स को किल करके प्रॉपर्टी इनहेरिट करने में यूज़ किया जाता था. होमिसाइडल होता है मोस्टली. और आजकल ये इंडस्ट्री जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फूड स्प्रे, डाइस, रैट किलर में यूज़ होता है. इसकी जो टॉक्सिक फॉर्म है ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है. ऑर्गेनिक में आर्साइन आता है जो कि एक गैस होती है. इनऑर्गेनिक में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता. इसी को मिक्स करते हैं एज होमिसाइडल पॉइजन. फिर है कॉपर आर्सेनाइड जो कि ग्रीन कलर का आता है, और कॉपर एसिड आर्सेनाइड विच इज़ पैरिस ग्रीन, ये भी ग्रीन कलर का आता है. जब पॉइजनिंग है फुलमिनेंट हो सकती है जब एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा डोज ले लिया. अक्यूट हो सकती है बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा डोज ले लिया. और क्रॉनिक है धीरे धीरे स्मॉल डोज लिया. तो जो एक्यूट पॉइजनिंग है ये GIT टाइप की होती है और नार्कोटिक CNS टाइप की होती है. GIT इज़ मोर कॉमन. इसमें क्या होता है? मेटेलिक टेस्ट होता है पेशेंट को, गार्लिक ब्रेथ होती है, बर्निंग पेन होता है थ्रोट, एब्डोमेन, चेस्ट में, इंटेंस वॉमिटिंग और लूज स्टूल्स होते हैं, एंड इट रिजेंबल कॉलेरा. तो क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस बिटवीन आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड कॉलेरा. तो जो फीचर्स हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग में, जो थ्रोट पेन, वॉमिटिंग, लूज स्टूल, TVS से हम याद रखते हैं. TVS थ्रोट पेन, वॉमिटिंग, लूज स्टूल, ये सीक्वेंस में आता है. कॉलेरा में उल्टा होता है. टेनेस्मस आर्सेनिक वाले में होता है. लैब इन्वेस्टिगेशन में इसमें आर्सेनिक डिटेक्ट होगा और उसमें बेसिलस दिखेगा. और इसमें हाइपरटेंशन हो सकता है जिसकी वजह से सब एंडोकार्डियल हेमरेज भी हो सकती है. एंड ओलिगेरिया कैन ऑल्सो बी सीन. टेस्ट में हम यूरिन सैंपल लेते हैं. यूरिन में DMA, MMA विच इज़ डाइमिथाइल आर्सेनिक एसिड, मिथाइल आर्सेनिक एसिड, इनको डिटेक्ट करते हैं. हेयर और नेल सैंपल लेते हैं. हेयर में प्यूबिक हेयर आर मोर रिलायबल. ट्रीटमेंट में चिलेशन करते हैं. ऑटोप्सी में इसमें राइगर मोर्टिस जल्दी शुरू होती है और लंबे समय तक रहती है. ये इनहिबिट करता है प्यूट्रिफेक्शन को. और इसमें हम स्टमक में क्या देखते हैं कि रेड वेलवेटी स्टमक में कोसा होती है. और फिनोल में क्या था? वाइट थी, इसमें रेड वेलवेटी है. और इसमें फ्ली बिटन अपीयरेंस भी दिखती है. तो ये था हमारा अक्यूट जिसमें GIT टाइप देखा. अब क्रॉनिक. क्रॉनिक को कहते हैं आर्सिनोकोसिस. जैसे लेड वाले में प्लम्बिज्म बोलते हैं क्रॉनिक को, इसमें आर्सिनोकोसिस बोलते हैं. कोज क्या? ऑक्यूपेशनल, फूड इंजेक्शन या फिर कंटेमिनेटेड वाटर.
स्किन में सबसे पहले देखिए हम तो हाइपोपिगमेंटेशन होता है, ल्यूकोमेलानोसिस। फिर कई पार्ट्स ऑफ बॉडी में, फोरहेड, आईलिड वगैरह में ब्राउन पिगमेंटेशन होता है, जैसे बोलते हैं रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। स्किन रैश एडिसन या फिर फेडिंग मीजल को रिजेंबल करती है, और हाइपर केराटोसिस होती है। तो हमें क्या करना है कि स्किन मोटी हो रही है, बिल्कुल वाइट हो रही है, और बीच बीच में ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं। हेयर में एलोपेशिया होता है, नेल में ट्रांसवर्स वाइट लाइन आती है, जिसको बोलते हैं रिनोल्ड्स, ऑल्ड्रिच या फिर मीस लाइन। ठीक है, तो रिनोल्ड्स, ऑल्ड्रिच या मीस लाइन ये स्पेसिफिक नहीं है, ये थैलियम रीनल फेलियर के पेशेंट्स में, कीमोथेरेपी और सीवियर इन्फेक्शन में भी दिखती है। ठीक है, 4 चीज़ याद करनी है: थैलियम टॉक्सिसिटी, रीनल फेलियर का पेशेंट, कीमोथेरेपी का पेशेंट, और सीवियर इन्फेक्शन। नर्व में पॉलीन्यूरोपैथी दिखता है, और मोस्टली ये गिलन-बार सिंड्रोम को रिजेंबल करता है। और उसके बाद है ब्लड वेसल, तो ये क्रॉनिक ऑक्लूजन करता है उनकी, जिसकी वजह से स्क्लेरोसिस हो जाता है, एंड इट कैन लीड टू इस्कीमिया और गैंग्रीन, इसलिए इसको ब्लैक फुट डिसीज़ भी बोलते हैं। नियोप्लास्टिक फीचर्स भी होते हैं, तो मेलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। टेस्ट हमें नए याद रखने हैं, जैसे हम नास से याद कर सकते हैं, NAA और AAS, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो एक्सपोजर रिमूव करो, चिलेशन में बाल या DMSA, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट। MLI में क्या है कि कई लोग जो आर्सेनिक को खाते हैं उन्हें आर्सिनोफेजिस बोलते हैं, प्रोसेस को आर्सिनोफेजिया बोलते हैं। इससे दे थिंक इट विल इंक्रीज लिबिडो, जैसे कि दूरा था वैसे आर्सेनिक भी एफ्रोडिसियाक है। ग्रेजुअली इनमें टॉलरेंस आ जाती है। होमिसाइडल पर्सन है ये प्यूट्रीफेक्शन को रिटार्ड करता है, तो हमें ये स्केलेटन में भी दिख जाता है, और इसे एज ए इनहेरिटेंस पाउडर यूज़ करते थे। नेक्स्ट वी हैव लेड। ओके, तो लेड की जो टॉक्सिक फॉर्म है वो ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक में देयर इज़ टेट्रा या डाई इथाइल लेड, और डाई या टेट्रा मिथाइल लेड। इनऑर्गेनिक में टेट्रा ऑक्साइड सल्फेट या एसीटेट होता है। इसमें हमें याद करना है कि जो हमारा लेड एसीटेट है शुगर जैसा दिखता है, तो उसे शुगर ऑफ लेड बोलते हैं। जो लेड टेट्रा ऑक्साइड है इट इज़ यूज एज सिंदूर। जो लेड सल्फाइड है इट इज़ यूज एज सुरमा। एंड जो लेड कार्बोनेट है इट इज़ यूज इन पेंट्स। तो जो पॉइजनिंग है इट कैन बी ऑरल, इनहेलेशनल या परक्यूटेनियस। तो हमें पढ़नी है क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग, जिसे प्लम्बिज्म या सेटनिज्म बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें अनीमिया आता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया करता है, और साथ में केबुट्स रिंग दिखती है, और बेजोफिलिक स्टिपलिंग दिखती है। नेक्स्ट बर्टोनियन स्लाइम दिखती है, विच इज़ द ब्लू डिपॉजिट इन द गम्स, क्योंकि अगर केरीज टीथ है तो बैक्टीरिया होगा, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेगा, वो लेड के साथ कंबाइन करके लेड सल्फाइड बनाएगा, और वो डिपॉजिट हो जाएगा विद इन 1 वीक ऑफ एक्सपोजर। तो उसके बाद है बोन लाइन। तो चिल्ड्रन में हमें बोन लाइन दिखती है, रेडियोपेक डेंस ट्रांसवर्स बैंड। फिर है कॉलिक या कॉन्स्टिपेशन, इसको पेंटर्स कॉलिक बोलते हैं। उसके बाद है हमारा ड्रॉप, इसमें रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप देखते हैं। एनकेफेलोपैथी होती है, सर्कोमोरल फेशियल पेलर दिखता है, और गाउट भी हो सकता है। क्योंकि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन इनहिबिट हो रही है। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम अनीमिया देखेंगे, और ब्लड में लेड के लेवल बढ़े होंगे, पोर्फायरिन बढ़ा होगा, यूरिन में ALA बढ़ा होगा। रेडियोलॉजिकली बोन लाइन हम देखेंगे, और एब्डोमेन में लेड चिप्स दिख सकते हैं। और टोटल बर्डन के लिए एक्सरे फ्लोरेसेंस। ट्रीटमेंट में एक्सपोजर को रिमूव करना है, ADT ये चिलेटिंग एजेंट है, और रीनल फेलियर में बाल दे सकते हैं। तो इसका निमोनिक क्या है याद करने का: ABCDEFGH। A से अनीमिया, B से बेजोफिलिक स्टिपलिंग और बर्टोनियन लाइन, C से कॉलिक कॉन्स्टिपेशन, D से ड्रॉप, E से एनकेफेलोपैथी, F से फेशियल पेलर, G से गाउट। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस 2 तरह का होता है, वाइट और रेड फॉस्फोरस। और जब वाइट को एयर में एक्सपोज किया तो येलो हो जाता है, तो उसी को येलो फॉस्फोरस बोलते हैं। तो वाइट या रेड, और वाइट टू येलो। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या करना है कि सोर्सेस क्या आते हैं: केमिकल वॉरफेयर, इंसेक्टिसाइड, क्रैकर्स, रोडेंटिसाइड। और जो रेड फॉस्फोरस है वो मैच बॉक्स में यूज़ होता है। जो पॉइजनिंग है इट कैन बी अक्यूट या क्रॉनिक।
अक्यूट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इंजेक्शन से होता है, और जो क्रॉनिक है वो वेपर इनहेलेशनल से होता है, तो वो ऑक्यूपेशनल होता है। तो ओरल इंजेक्शन में 3 स्टेजेस दिखते हैं। सबसे पहले जीआईटी फेज़, जिसमें इंटेंस पेन, बर्निंग सेंसेशन, वॉमिटिंग, लूज स्टूल आता है। तो इसकी जो वॉमिटस और स्टूल है उसमें से स्मोक निकलता है ड्यू टू वाइट फॉस्फोरस, इसलिए इसे स्मोकी स्टूल सिंड्रोम बोलते हैं। और ये ग्लो डार्क में ग्लो करता है, तो इसीलिए इसे ल्यूमिनेसेंट वॉमिटस या स्टूल बोलते हैं। तो स्मोकी और ल्यूमिनेसेंट। स्टेज 2, ये पहला क्या था, जीआईटी फेज़। फिर एसिम्प्टोमेटिक फेज़, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आता, और 4-5 दिन तक कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड स्टेज में जा सकता है। और स्टेज 3 में मल्टी ऑर्गन फेलियर आता है, तो मोस्टली लिवर सेल फेलियर होता है, तो इक्टरस ब्लीडिंग डिसऑर्डर और फ्लैपिंग ट्रेमर्स आते हैं, और येलो एट्रोफी ऑफ लीवर दिखता है, एनकेफेलोपैथी और रीनल फेलियर। ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले तो स्टेबलाइज करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे KMNO4 से, और लीवर फेलियर के लिए विटामिन के, एनसिटाइलसिस्टीन, FFP, लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह कर सकते हैं, और डायलिसिस। पोस्टमार्टम में गार्लिक ऑर्डर दिखता है, मतलब मिलता है, जॉन्डिस, और इसमें ब्राउन कलर हाइपोस्टेसिस होता है, तो फॉस्फोरस में ब्राउन कलर हाइपोस्टेसिस, मल्टीपल हेमरेजेस दिखते हैं, और येलो लिवर एट्रोफी क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। MLI क्या है, सुसाइड अनकॉमन होती है, होमिसाइड रेयर होती है, एक्सीडेंटल इज़ वेरी कॉमन। फिर है क्रॉनिक, जो कि ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड होता है। पहले क्या था कि वाइट फॉस्फोरस मैच बॉक्स में यूज़ होता था, तो तब ये ज़्यादा होता था। तो इनमें होता है फोसी जो, तो क्या होता है इसमें, टूथ पेन होता है, फिर स्वेलिंग होती है, फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है, फिर मल्टीपल साइनस डिस्चार्जिंग पस मिलती है। ऑटोप्सी में मैंडिबल की ऑस्टियोनेक्रोसिस मिलती है, इसको लूसिफर्स जो या फिर ग्लास जो भी बोलते हैं। तो पहले क्या करते थे कि फ्रेश काऊ डंग लेते थे, उसमें वाइट फॉस्फोरस डालते थे, और रात को किसी घर पे फेंक देते थे उसकी बोल बना के। तो रात को तो टेम्परेचर कम होता था तो वो बर्न नहीं करता था, लेकिन मॉर्निंग में टेम्परेचर बढ़ता था, काऊ डंग हॉट होता था, तो फॉस्फोरस जलना शुरू कर देता था, विच रिजल्टेड इन बर्निंग द हट। इसको बोलते थे आर्सोन। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें मोस्टली डिफरेंसेस आता है कि डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन हेयर, एनिमल हेयर, मेल स्कल, फीमेल स्कल, तो ऐसे सारे डिफरेंसेस है। आई विल बी पोस्टिंग द डिफरेंसेस आफ्टरवर्ड्स। टुडे विल डू द थ्योरी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा सिफेलिक इंडेक्स पे। तो सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है स्कल का, हम सिफेलिक इंडेक्स निकालते हैं तो रेशियो होता है बाय ऑफ मैक्सिमम ब्रेथ बाय मैक्सिमम लेंथ इनटू 100। तो जो सबसे ज़्यादा सिफिलिक इंडेक्स है वो होता है ब्रेकिसिफेलिक, उससे कम है मीज़ोसिफेलिक, उससे कम है डॉलिकोसिफेलिक। डॉलिकोसिफेलिक इज़ लेस देन 75%, देन मीज़ोसिफेलिक इज़ 75 to 80%, ब्रेकिसिफेलिक इज़ ग्रेटर देन 80%, सो 75-80, नीड टू रिमेंबर दिस। तो जो डॉलिकोसिफेलिक है, इट इज़ सीन इन नेग्रोइड्स, mesocephalic in caucasoid and brachycephalic in mongoloids। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, सबसे कम से सबसे ज़्यादा पे जा रहे हैं हम, तो डोली, मीज़ा, ब्रेकी। नेक्स्ट है MLI ऑफ एज। तो 1 साल का क्या, अगर 1 साल से कम के इन्फेंट की किलिंग होती है उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, एंड इसकी पनिशमेंट इज सेम एज मर्डर विच कम्स अंडर 302 IPC। देन 7 ईयर्स, तो अगर 7 ईयर्स से कम के किसी पर्सन ने क्राइम किया तो वो लाइबल नहीं होता, इट इज़ डिफाइंड अंडर 82 IPC। देन 7 से 12 ईयर में अगर कोई क्राइम होता है तो लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन मेच्योरिटी ऑफ द पर्सन, इट इज़ डिफाइंड अंडर 83 IPC। देन 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स से कम में ओथ लेने की ज़रूरत नहीं होती, और 12 ईयर्स के बाद फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के लिए कॉन्सेंट दे सकते हैं, और इससे नीचे दिया तो वो इनवैलिड होती है, विच कम्स अंडर 90 IPC। और पेरेंट्स से या गार्डियन से लेनी पड़ता है कॉन्सेंट, इट कम्स अंडर 89 IPC। देन 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स इज़ द एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे कम में नहीं होती। 14 to 15 में नॉन हज़ार्डस एनवायरनमेंट में आफ्टर गेटिंग फिटनेस सर्टिफिकेट फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। 16 ईयर से कम अगर किसी बॉय को लीगल गार्डियनशिप से
मतलब उसका टेकिंग अवे उसको किडनैपिंग बोलते हैं, विच इज़ पनिशेबल अंडर 363 IPC। और किडनैपिंग गर्ल्स के लिए द एज इज़ 18 ईयर्स, वो आता है 361 IC में। और 18 ईयर्स में और क्या होता है, मेजॉरिटी वोटिंग लाइसेंस, मैरिज एज फॉर गर्ल्स। तो इससे ज़्यादा का अगर कोई इंसान है तो वो ऑर्गन डोनेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सर्जरी इसके लिए कॉन्सेंट दे सकता है। लेस देन 18 ईयर्स को जुवेनाइल बोलते हैं। और जो इनके केसेस होते हैं दे आर हैंडल बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो कि हमने पार्ट 1 की वीडियो में देखा था। ये सब कुछ 21 ईयर्स, अगर कोई इंसान इज़ अंडर कोर्टशिप then she can be considered a major only after 21 years of age, और this is the marriage age for boys। और foreign country में procuring a female less than 21 years is punishable। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेक्टाइलोग्राफी। तो ये क्या होता है, ये फिंगरप्रिंटिंग होता है, मोस्ट रिलायबल टेक्निक है आइडेंटिफिकेशन की। फिंगरप्रिंट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बाय डर्मल रिजेस ऑन अ सरफेस, एंड स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज स्टेक्टाइलोग्राफी। और जब स्किन का कांटेक्ट होता है ऑन अ सरफेस तो जो पेपिलरी रिजेस है उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है उसको फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हमें क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स। और सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स कब आते हैं, दे अपीयर बाय 12 वीक्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। और कम्प्लीटली कब फॉर्म हो जाते हैं, 24 वीक्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब कि 3 महीने और 6 महीने। टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट एक तो विजिबल होते हैं, देन एक होते हैं प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स जो कि मोल्टन सरफेस पे दिखते हैं, देन लेटेंट फिंगरप्रिंट्स जो कि इनविजिबल होते हैं, इन्हें डेवलप करना पड़ता है। फिर है पैटर्न, तीन तरह का आता है, लूप, आर्क, वर्ल, या फिर इनका कंपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे एक फ़ोटो दी हुई है लूप की, आर्क की और वॉल की, और कंपोजिट में मिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। मोस्ट कॉमन लूप होता है और कंपोजिट लीस्ट कॉमन होता है। तो जहाँ पे रिज रिकर होता है उसको कोर बोला जाता है, और जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे तीनों की तीनों रिजेस कन्वर्ज करती है उसको डेल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टैटू मार्क। तो टैटू मार्क क्या आता है, डिज़ाइन प्रोड्यूस बाय डाई इंजेक्शन इनटू स्किन। तो दे आर मोस्टली यूज एज मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर डाई सुपरफिशियली ही डिपॉजिट है तो वो फेड हो सकती है, लेकिन अगर डर्मिस में डिपॉजिट है तो फेगोसाइट्स उसे ले लेते हैं और वो परमानेंट होती है। और डाई रीजनल लिम्फ नोड में भी जाती है। तो अगर टैटू मार्क फेड हो गया या एम्प्यूटेट हो गया तो उसके जो रीजनल लिम्फ नोड है उनमें स्टिल डिपोजिशन ऑफ डाई या पिगमेंट हमें दिखता है। तो IPC से हम याद करते हैं कि कौन सी डाइज होती है। I से 2, P से 1 और C से 3। इंडिगो, इंडियन इंक, प्रूशियन ब्लू, कैडमियम, कार्बन, कोबाल्ट। MLI क्या है, आइडेंटिफिकेशन, पर्सन की, रिलीजन की, प्लेस की और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की। और IV ड्रग अब्यूज़ की भी आइडेंटिफिकेशन। फिर है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन में हम जो स्कल है, स्कल की फ़ोटोग्राफ और जो मिसिंग पर्सन है उसकी फ़ोटोग्राफ, इन दोनों को मैच करके सुपर इम्पोज करते हैं। तो हम इसमें अनाटमिकल लैंडमार्क को मैच करते हैं। तो फ़ोटो सुपर इम्पोजिशन होते हैं और वीडियो सुपर इम्पोजिशन होती है। तो सबसे पहले हमें स्कल की फ़ोटो और मिसिंग पर्सन की फ़ोटो चाहिए। दोनों फ़ोटो को सेम साइज़ में लेकर आएंगे और सुपर इम्पोज करेंगे और फिर एनाटॉमिकल लैंडमार्क को मैच करेंगे। तो मोस्टली एक्सक्लूजन टेस्ट होता है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज सेक्शुअल ऑफेंसेस। इसमें सबसे पहले वी हैव रेप। तो रेप की डेफिनेशन कम्स अंडर 375 IPC एंड पनिशमेंट कम्स अंडर 376 IPC। तो इसमें हमें कैसे याद रखना है कि पहले 4 पॉइंट्स और फिर 7 पॉइंट्स। तो स्टार्टिंग में अ मैन इज सेड टू कमिट रेप व्हेन फर्स्ट देयर इज पेनिट्रेशन ऑफ पीनस इनटू वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा और माउथ। Second, there is insertion of any object or body part into vagina, anus or urethra. Third, application of mouth into vagina, anus or urethra. Fourth, manipulation of any part of victim's body to cause penetration into vagina, anus or urethra. So these four things, if they are done, first against her will, second without her consent, third consent given due to, in third we have fear of death or hurt, in fourth we have impersonation,
In fifth, we have insanity, intoxication, influence of any drug. This consent is invalid as given under section 90 IPC. Sixth, if it is given by female age less than 18 years of age. Seventh, if the girl is unable to communicate. Then we come to punishments. So there are various sections: A, B, then we have B, C, D. In D we have DA, DB, and then E. So what is A? A is punishment for rape if she dies or becomes comatose or enters into persistent vegetative state. Maximum punishment can be death sentence. In AB, if the girl is less than 12 years of age. In B, if it is done by husband forcefully during separation. In C, it is by person in authority. D, it is gang rape. D, A, it is less than 16 years of age. D, B, if she is less than 12 years of age. In E, if it is by a repeat offender. So after that, we have medical examination of rape accused and victim. So in accused, if it is done with reasonable force under the police request, it is 53A. And if the accused under his own request wants his examination to be done, it comes under 54 CRPC. So in rape accused examination, we do Lugol's iodine test, which demonstrate vaginal epithelial cells. So if the swab turns to brown color, it is positive, which can be up to 4 days, and it is based on Locard's principle of exchange. For victim, it is 164A CRPC, and we do toluidine blue test, which detect recent micro injuries. So after that, we have unnatural sexual offenses. So before that, we have incest. Incest is the sexual intercourse between blood relations. It is of 3 types. Between mother and son, it is Oedipus complex. Between father and daughter, it is Electra complex. And between brother and sister, it is Pharaon complex. In unnatural, first is sodomy, also known as Greek love or buggery. It is penile anal intercourse, can be between male-male or male-female. Passive agent or active agents are included. If the active agent is adult and passive is elderly person, it is known as gerontophilia. If passive is child, it is known as pedestry. In pedestry, the active agent is known as pederast and the passive agent is called ketamite. So pederast and ketamite. So we did 3 terms: gerontophilia. We did 4 terms: gerontophilia, pederasty, pederast, and ketamite. So in medical examination, we see if the passive victim is habitual or non-habitual. So first, for non-habitual, pain or tenderness is present. There will be presence of semen of accused. There will be injuries in the perianal region, which can be abrasion, contusion, laceration. Anal fissures are mostly seen in the posterior quadrant, and Tyer's sign is seen in forceful sodomy. And due to hematoma, the normal skin folds in perianal region are obliterated. Then in habitual passive agent, the pain and tenderness is typically absent. Shaving of perianal hair is seen. Perianal skin is thickened or keratinized, and the anal sphincter will be abnormally lax or loose. Then when we apply traction laterally on the gluteus region, normally the anal sphincter contract, but in these victims it relaxes. Sodomy, if done with consent, it is not punishable. If done without consent or with minor, it is punishable. Okay, so after that there are various sexual perversions. So in sadism, the person achieves sexual gratification by inflicting pain to partner. It is also known as algolagnia. Then in masochism, the person achieves sexual gratification by suffering pain. So these are the 2 things which we need to remember in this. Okay, so then we have another chapter in the similar unit. So first of all, inability to achieve, initiate, maintain penile erection is known as impotency. So impotence is the word given for man, and frigidity for same reason is given to a female. So impotency and frigidity.
So, revising it, it is inability to achieve, initiate, maintain, aim, penile erection. Then, sterility is inability to beget for male or to conceive a child for female. It is sterility. Then there is excessive sexual desire. In male, it is satyriasis. In female, it is nymphomania. Then another topic is impotent squad honk. If a man is impotent towards one particular woman, it is known as squad honk, and if it is for female, it is known as squad hunk. Okay. So the next topic is surrogacy. So in surrogacy, a surrogate mother, who is a surrogate mother, she is the one who by contract agrees to bear child for someone else. It can be commercial or non-commercial, which is altruistic. Commercial is not legal in India. And now coming to features. So first of all, for the couple who want to have a kid, they should be Indians, not NRI. No child selection is permitted. They should be suffering from incurable infertility and married for more than 5 years, and a certificate must be provided from appropriate authority. Regarding the surrogate mother, she should be close relative and it should not be commercial. She should be less than 35 years of age. She must be married and at least have one living child. A surrogate mother can be surrogate only once in a lifetime. According to ICMR, she can surrogate thrice. Regarding child, the child is legitimate. Abandoning this child is absolutely punishable. It is a comprehensive bill protecting the right of child and surrogate mother. The couple has to put insurance for the surrogate mother if there is any complication due to pregnancy. Okay, so then we have virginity. So virgin is any female who has not experienced sexual intercourse, and the loss of virginity is known as defloration. So first of all, signs of virginity. Before that, we need to do anatomy of the external female genitalia. So the upper fold is labia majora, which posteriorly fuse to form posterior commissure. Inside, we have another fold called labia minora. Anteriorly, it encloses clitoris, and posteriorly, it forms fourchette. Space between two labia minora is vestibule. Anteriorly, we have urethral opening, and posteriorly, we have vaginal opening. This vaginal cavity is surrounded by a thin film of mucous membrane known as hymen. And there is a depression between vaginal cavity and the fourchette, which is known as fossa navicularis. So in a deflorated female, we need to write that all of these is torn. Okay, and the labia minora is seen in a deflorated female. So there is a term known as false virgin, means there is sexual intercourse, but either the hymen is too thick or too thin, it is not broken. So in that, only the hymen will be preserved, other all things will be torn. Okay. So after that, we have pregnancy. So we need to do signs of pregnancy. There are presumptive, probable, and confirmatory signs. In presumptive sign, it means that these are seen in other conditions as well. It has amenorrhea, morning sickness, abdominal enlargement, increased urinary frequency, breast changes, pigmentation, and subjective quickening. Then probable sign, here we have signs like Goodell sign, which is softening of cervix, Hagar sign, where we can feel the isthmus of the cervix, then Braxton Hicks contraction, ballottement, and positive HCG test. Now positive signs, which are confirmatory of pregnancy: palpation of fetal movement in parts, auscultation of heart sounds. In radiography, we can see series of small dots which are linearly arranged, which are suggestive of vertebra, a concentric shadow suggestive of skull, curved parallel line suggestive of ribs, and linear shadow suggestive of long bones. And UST is commonly done. So UST is another confirmatory sign.
So after that, the next question is on lochia. So lochia is vaginal secretion after delivery. It is a sign of recent delivery. It comes till 2 weeks. It is of three different types. First is rubra, which comes till 3 days. Then serosa, 4 to 10 days, and alba, 11 to 14 days. So you need to remember first 3 days and the last 3 days, and in between other are for serosa. So rubra, serosa, alba. Rubra is red, and then we have serosa, which is orange, and alba, which is whitish. Okay, so then we have abortion. So abortion is premature expulsion of products of conception. What is the normal duration of pregnancy? It is 280 days or 40 weeks. So if the abortion is before 28 weeks, which is the period of viability, it is known as medical abortion. Until full term, it is known as legal abortion. So this abortion can be natural or induced. Natural can be spontaneous or accidental. Spontaneous can be due to chromosomal abnormality, anatomical defect, or endocrine imbalance. Induced can be lawful or unlawful. Lawful, it is legal, which is done under MTP provisions. Unlawful is criminal abortion. So what are the methods for criminal abortion? First is abortifacient drugs. So in this, first is ecbolic drug, which increase the uterine contraction. In it, we need to remember quinine, ergot, estrogen. Then we have emmenagogue, which increase the menstrual blood flow. In this, it comes BOS, which is borax, estrogen, sanguinarine, or savin. Then we have GIT irritants. In it comes gastrecrotone, then gut irritants, which is cantharide, turpentine, and then heavy metals, which is lead or mercury. Then violence, it can be general or local. General is violent exercise, intentional trauma, or cupping. In local, we have syringing, rupture of membrane, and abortion streak, which is covered with a cloth dipped in juice of castor or calotropis. Then dilation of cervix. So what is the cause of death in criminal abortion? It is hemorrhage, vasovagal shock, then embolism, which is amniotic air or fat. Then we have sepsis. Then what are the IPCs related to voluntary miscarriage or criminal abortion? It is 312, 13, 14. 12 is when the abortion is done with the consent of pregnant female. In 13, it is if without the consent of female. In 14, if it result in death of the female. Then what is MTB Act 1971? It was enacted in 2021. The indications, there are 4 indications: therapeutic, eugenic, humanitarian, and socio-economic. Okay, so we can remember it by HEST, HEST, or TESH, TESH. So we have therapeutic, eugenic, and from S we have socio-economic or humanitarian. Therapeutic is when the pregnancy causes serious risk to physical or mental health of mother. Eugenic if the child has a risk of born with severe anomalies. Humanitarian if it is a result of rape. Socio-economic if it is due to failure of contraception. So if the gestational age is less than 20 weeks, 1 doctor is enough. Between 20 to 24 weeks, 2 doctors are needed. If it is due to failure of contraception, it can be done only till 20 weeks. And in case of rape, it can be done up to 24 weeks. After 24 weeks, we need a medical board. And it is done only in the case of substantial fetal anomaly. It can be done in government institution or places authorized by government. What is the eligibility criteria for doing MTP? The person should have diploma or degree in obs-gynae, or done 6-month internship, or 1 year experience in the department, or assisted 25 cases of MTP, out of which 5 were done independently. Then consent, minimum age is 18 years. And if it is less than 18 years, consent should be taken by legal guardian, and it should be informed to the police as it is statutory rape. Consent from pregnant women is mandatory, but not from husband. If confidentiality is breached, it is punishable, and the records have to be maintained up to 5 years. Next is infant death. So in that, first of all, what is the infantile period? It is from birth till 1 year of age. Then fetal period is conception till birth. So feticide is
killing of fetus before birth, and infanticide is killing of infant till 1 year of age, and neonatocide is killing of infant less than 28 days after birth. So what are the sections? Infanticide is punishable under 302 IPC. Then in 315 IPC, it gives punishment to any person जो कोई भी ऐसा काम करता है कि वो चाइल्ड मतलब जिंदा या तो बोर्न ना हो या फिर बर्थ के बाद वो मर जाए। तो जैसे कि एक विक्टिम के हस्बैंड ने उसको पॉइजन दे दिया विद द इंटेंट टू किल द बेबी या प्रिवेंट इट फ्रॉम लाइक बीइंग बोर्न। उसके बाद है 316 IPC, जिसमें है कि अनबोर्न चाइल्ड की क्विक डेथ कोज करना, जैसे कि स्टैबिंग द प्रेग्नेंट वुमेन इन एब्डोमेन। तो इसमें है डेफिनेशन हो क्या आती है कि डेड बोन कब कहेंगे? जब यूटरस में चाइल्ड की डेथ हो, स्टिल बोन है, अगर 28 वीक्स के बाद चाइल्ड डेड बोन हो, तो डेड बोन में राइगर मोर्टिस मॉमिफिकेशन प्यूट्रिफैक्शन मिलेगी, जो हमने थैनाटोलॉजी में किया। उसके अलावा आता है मेसरेशन। मेसरेशन क्या आता है? एसेप्टिक ऑटोलिसिस, मतलब कि बिना बैक्टीरिया के सेल्फ लाइसिस होना। तो कंडीशंस चाहिए होते हैं कि जो सैक है और एमनियोटिक फ्लूइड है दोनों इंटेक्ट होने चाहिए, और एमनियोटिक फ्लूइड एक्सेस में होना चाहिए। एक्सटर्नल साइन में हमें क्या दिखेगा? सबसे अर्ली मतलब 12 घंटे में ही स्किन स्लिपेज और रेडनिंग ऑफ स्किन, और जब हम प्रेशर लगाएंगे स्किन पे तो एपिडर्मिस पील ऑफ कर जाएगी, जैसे स्लिपेज बोलते हैं। 1 दिन में ब्लेप्स दिखेंगे, 2 दिन में जॉइंट्स बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, और 5th डे पे सबक्यूटेनियस इडीमा होगा, और उससे पहले हाइपरमोबाइल जॉइंट। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी दिखेगा। तो अगर सिर्फ स्किन स्लिपेज है तो माइल्ड है, अगर सॉफ्टनिंग ऑफ ऑर्गन भी है तो मॉडरेट है, और अगर हाइपरमोबाइल जॉइंट है तो सीवियर है। रेडियोलॉजिकली सबसे पहले रॉबर्ट साइन है, जिसपे हमें ग्रेट वेसल्स पे गैस शेडो दिखेगा। फिर है स्पाल्डिंग साइन, जिसमें कि क्रेनियल वोल्ट की जो बोन्स है उनकी अलाइनमेंट ख़त्म हो जाएगी और वो ओवरराइड करेंगी। और उसके बाद है हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, जिसको बोल साइन बोलते हैं। फिर ओवर क्राउडिंग ऑफ रेप्स, एंड देन वी हैव ड्यूअल्स हेलो साइन, जो कि फीटस के हेड के अराउंड हमें इडीमा की वजह से दिखता है, जब जो सबक्यूटेनियस फैट है वो वोल्ट बोन से सेपरेट हो जाए। ठीक है। फिर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी कितना होता है? 28 वीक्स या 210 डेज, मतलब कि 7 महीने। उसके बाद है टेस्ट फॉर लाइफ बोन। तो टेस्ट फॉर लाइफ बोन में सबसे पहले है फोडोस टेस्ट या स्टेटेक टेस्ट। इसमें हम लंग का वेट चेक करते हैं, अगर रेस्पिरेशन नहीं हुई तो 30 ग्राम होता है, और अगर हो जाती है तो 60 ग्राम होता है। फिर आता है प्लॉकवेट टेस्ट, जिसमें हम रेशियो लेते हैं वेट ऑफ लंग बाय वेट ऑफ बेबी का। अगर रेस्पिरेशन हुई है तो 1:7, अगर रेस्पिरेशन नहीं हुई तो 1:70, अगर हुई है तो 1:35। फिर है रॉडन टेस्ट, जिसमें हम मिडल ईयर में जिलेटिनस टिश्यू देखते हैं, अगर है तो रेस्पिरेशन नहीं हुई। फिर है ब्रेसलो सेकेंड लाइफ टेस्ट, इसमें हम स्टमक को पहले टाई करते हैं दोनों एंड से, फिर उसको पानी में डालते हैं, फिर जब टाई जो मतलब टाइंग है उसको खोलेंगे तो हमें बबल्स दिखेंगे, अगर रेस्पिरेशन हुई है। फिर है ब्रेसलोस फर्स्ट लाइफ टेस्ट, जिसे हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट, रिगार्ड्स टेस्ट या फिर लंग फ्लोटेशन टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें हम लंग को मतलब लंग की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते हैं, दोनों लंग डालते हैं और साथ में हार्ट भी डालेंगे। तो लंग और हार्ट का पूरा सिस्टम डालेंगे और लिवर को एज अ कंट्रोल रखेंगे। तो अगर रेस्पिरेशन हुई है तो लंग फ्लोट करेगा। ठीक है। उसके बाद है ट्रेस एविडेंसेस। सो दिस इज प्रैक्टिकल का टॉपिक, इट वोंट कम इन थ्योरी। तो हमें करना है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन हेयर एंड एनिमल हेयर। तो सबसे पहले क्यूटिकल। तो जो ह्यूमन हेयर है उसका क्यूटिकल थिन होता है। जो स्केल्स होते हैं ह्यूमन हेयर में इम्ब्रिकेट होते हैं, एनिमल हेयर में कॉर्नल अरेंजमेंट होती है। ह्यूमन हेयर में क्यूटिकल तो थिन होता है और कॉर्टेक्स वाइड होता है। तो ह्यूमन का हमें हाई कोर्ट से याद रखना है कि ह्यूमन का कॉर्टेक्स इज वाइड। ठीक है, ह्यूमन कॉर्टेक्स इज वाइड। ठीक है। उसके बाद मेड्यूलरी कैविटी नैरो होगी इसकी। जो पिगमेंट है ह्यूमन में कॉर्टेक्स के साथ होगी। हाई कोर्ट से याद रखना है कि
ह्यूमन में कॉर्टेक्स के पास होता है पिगमेंट। और जो मेड्यूलरी इंडेक्स है, मतलब कि मेड्यूला और एंटायर हेयर का डायमीटर, तो ह्यूमन में मेड्यूला नैरो होता है, तो इसलिए वो लेस देन 0.3 है, और एनिमल में इट इज मोर देन 0.5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये सारा प्रैक्टिकल का टॉपिक है, टेस्ट फॉर ब्लड एंड हेयर एंड सीमन। नेक्स्ट टॉपिक है स्पैटर्ड बेबी सिंड्रोम। तो बैटर्ड चाइल्ड क्या आता है, हु हैड रिसीव्ड रेपिटेटिव फिजिकल इंजरीज ड्यू टू नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट और अ गार्जियन। प्रीडिस्पोजिंग होता है मेल चिल्ड्रन लेस देन 3 years, रिस्क फैक्टर यंगेस्ट और एल्डेस्ट चाइल्ड, या फिर अनवांटेड या इलेजिटिमेट चाइल्ड। पेरेंट और गार्डियन कैन बी अनमैरिड कपल, लिटरेसी रेट मे बी लो, अनएम्प्लॉयड, सिगरेट स्मोकर, ड्रग अब्यूज़र, या फिर खुद ही एक बैटर्ड चाइल्ड हो। उसके बाद है क्लासिकल फीचर्स। तो जो इंजरी होगी और एक्सप्लेनेशन देंगे वो दोनों बहुत अलग होगी। एंड जब इंजरी हुई और जब वो हॉस्पिटल में आए उसमें डिले होगा, और जो इंजरीज है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग पे हो सकता है। मोस्टली देर इज़ लेसरेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा, लिप फ्रेनुलम की टेयरिंग होती है। स्किन में स्लैप मार्क्स, लैश मार्क्स वगैरह, बटरफ्लाई ब्रूजेस, 6 penny ब्रूजेस दिख सकते हैं। आई में आरडी हो सकता है, बर्न्स दिख सकते हैं, स्काल्स हो सकता है जिसमें ग्लवर्स कोट स्टॉकिंग पैटर्न हमें दिखता है। सीएनएस इंजरी में शेकन बेबी सिंड्रोम हो सकता है। तो एक ट्रायड होता है चाइल्ड अब्यूज़ का, सबड्यूरल हेमरेज, रेटाइनल डिटैचमेंट और एंसेफेलोपैथी। फिर है हमारा स्केलेटल इंजरी, स्कल में एक्सेल फ्रैक्चर दिख सकता है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर दिख सकता है, चेस्ट में चेस्ट कंप्रेशन की वजह से फ्रैक्चर दिख सकता है। सो दिस वाज अबाउट बैटर्ड बेबी सिंड्रोम।